वॉइस सीरीज के अगले वीडियो में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और कल जो कुछ भी हम लोग देखे हैं उसी सिलसिले में कुछ बातों को और आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपको ये बताना है इसमें कि इन दोनों सेंटेंसेस का वॉइस जो है हम किस ढंग से बनाएंगे। पहले देख लीजिए, ही हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गई हमारी वर्ब, ये हो गई सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, सुमित ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ए गुड वाइफ ये भी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हमने आपको बता रखा है इसमें कि वैसी वर्ब जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है उसको हम लोग कहते हैं डाइट्रांजिटिव। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट सुमित हो जाएगा और इसी का एक ऑब्जेक्ट ए गुड वाइफ हो जाएगा। दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास, इसका मतलब ये जो वर्ब है वो डाइट्रांजिटिव है। दो पैसिव वॉइस इसके बनेंगे, आपको मैं बता चुका हूं इस बारे में। देख लेते हैं पहले सुमित, अगर हम यहां ले आएंगे पहले तो इस तरह से लिखा जाएगा सुमित। अब हम देख रहे हैं कि फाउंड जो है पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, वाज फाउंड। अब देखिए ही की जगह पे सुमित को रख लिया गया, फाउंड को वाज फाउंड में बदल गया। अब इसके बाद आया सुमित को तो आप पहले ले जा चुके हैं। अब बचा क्या? ए गुड वाइफ। आप लिख लीजिए ए गुड वाइफ। अब इस ही को आप चाहेंगे तो लास्ट में रख पाएंगे बाय हिम। एक तरीका तो आपका ये हो गया सिंपल। अब एक दूसरा रास्ता और भी आपके पास, ए गुड वाइफ भी जो है हम पहले ले जा सकते हैं। हालांकि इन चीजों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ नई चीज को हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, जिसके लिए बताना जरूरी हो जाता है। ए गुड वाइफ, अब फाउंड के लिए वाज फाउंड, एक बार फिर से वाज फाउंड। अब ये जो सुमित है, मैंने कहा था आपको कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले निकाल लोगे तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके पहले टू या फॉर रखोगे, ठीक है। अब एक बात और है, मैंने कहा था कि अगर किसी एक्शन का रिसीवर सामने मौजूद होगा तब तो टू रखेंगे, लेकिन अगर सामने मौजूद नहीं होगा तो फॉर रखेंगे। आपको भी पता है कि लड़कों के लिए अगर लड़की ढूंढी जाती है, शादी के रिश्ते जो तय किए जाते हैं उसमें लड़के का होना जरूरी नहीं है, लड़के का होना जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो सुमित है इसके पहले टू का इस्तेमाल तो आप नहीं कर पाओगे, आपको फॉर ही रखना पड़ेगा। अब यहां रखेंगे आप फॉर सुमित, चाहो तो बाय हिम रख लो, ना रखो नो प्रॉब्लम। ये चीज तो आपको समझ में आ रही है। लेकिन अब अगर यही चीज यहां करोगे तो फंस जाओगे। इसका मतलब है कि वह ढूंढे, फाउंड का मतलब पाए, ही फाउंड वह तलाश किए सुमित के लिए ए गुड वाइफ, एक अच्छी वाइफ। यहां मीनिंग तो जस्टिफाइबल है, लेकिन ये मीनिंग यहां जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ही फाउंड वह पाए सुमन के लिए ए गुड वाइफ, एक अच्छी वाइफ। अब सुमित के लिए अच्छी वाइफ ढूंढना ये तो पॉसिबल था, क्या सुमन के लिए कौन सी वाइफ ढूंढी जाएगी? शी इज ऑलरेडी ए गर्ल। तो अब यहां आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, फाउंड यहां भी है, फाउंड यहां भी है, लेकिन यहां पे आने वाले दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन यहां ये जो है ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है। किसका? ये कॉम्प्लीमेंट है इस सुमन का। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ही हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, फाउंड हो जाएगी वर्ब, और सुमन जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इस सुमन के बारे में जो कहा जाएगा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं समझ में आता आपको तो आपके लिए सजेस्ट करूंगा मैं, मेरे YouTube चैनल में शुरुआती कुछ वीडियोस में इन चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। बेहतर होगा आप पहले वो वीडियोस देख लें, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है जरा देखें, इसका मीनिंग समझिएगा। ही फाउंड सुमन, वह पाए सुमन को, क्या पाए? एक अच्छी पत्नी। वह सुमन को एक अच्छी पत्नी पाए। इसका मतलब ए गुड वाइफ जो है ये सुमन का डिस्क्रिप्शन है,
ये वर्णन कर रहा है सुमन का, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। याद रखिएगा, अगर मैं कहूं ही इज ए गुड हस्बैंड, देखिए इज हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, और ए गुड वाइफ, ए गुड हस्बैंड जो है ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ए गुड हस्बैंड कौन है? ही। यहाँ ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहाँ ए गुड वाइफ कौन है? सुमन, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा बड़े गौर से, मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपको भी पता है अच्छे से कि कभी भी हम लोग वॉइस बनाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट को बाहर ले जाने का हक नहीं है किसी को भी। ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाके ना वॉइस बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बाहर निकालने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को आप वैसे भी बाहर नहीं निकालते, ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं। सुमन, ही की जगह पे सुमन, फाउंड का फिर से लिखेंगे वाज फाउंड। अच्छा, सुमन तो यहां लिखा जा चुका है, अब इसको लिखना पड़ेगा क्या? ए गुड वाइफ जो लिखा है, अगर यहां आप ए गुड वाइफ लिख देंगे तो ये मीनिंग जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा। इसके पहले आपको टू बी रखना होगा। सुमन वाज फाउंड टू बी ए गुड वाइफ, इस तरह से इसको बनाना होगा। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि इस टू बी का क्या कनेक्शन है। अब यहां हम इस ए गुड वाइफ के पहले टू बी क्यों रख रहे हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है ना, इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल हमें करना होगा यहाँ पे, उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे टू बी की जरूरत पड़ी क्यों है। एक चीज देखिए, पहले हम इसको दैट क्लॉज में बदल लेते हैं, उसके बाद टू बी क्यों होगा ये अपने आप समझ जाएंगे। कल वाली वीडियो में इस पे विस्तार से चर्चा हमने कर रखी है, यहाँ ये चीज आपको जरूर हेल्प करेगी। जरा देखो तो, ही फाउंड सुमन ए गुड वाइफ, उन्होंने पाया सुमन को एक अच्छी पत्नी। अब चाहे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ही फाउंड दैट सुमन was a good wife। ध्यान से समझ लेना इसको, आपको नहीं लगता कि हूबहू यही मीनिंग हमने यहां रखा हुआ है। ठीक है, he found सुमन, उन्होंने पाया सुमन को क्या? एक अच्छी पत्नी। तो वही मीनिंग तो हम यहाँ इसको दैट क्लोज में बदल के लिखे हैं, he found that, उन्होंने पाया कि सुमन एक अच्छी पत्नी। तो मीनिंग तो हूबहू वही ना हमने उतारा है, किया क्या गया कि इस पार्ट को बदल दिया गया है दैट क्लॉज में। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना तुम, हमने एक चीज कहा था आपसे, अगर तुम चाहो तो इसका वॉइस दो तरीके से बना पाओगे। इस दैट क्लॉज के बदले में इट को ले आओगे ना, इट फाउंड जो है इसका वाज फाउंड हो जाएगा, इट वाज फाउंड। अब कहा था आपको कि जैसे ही इट आएगा शुरुआत में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनकर, अब इस दैट क्लॉज को पूरा का पूरा लिख सकते हो। ठीक है, दैट सुमन वाज ए गुड वाइफ। ठीक है, आपको जो समझना है वो ये समझना था कि यहां पे हमने टू बी क्यों रखा था। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से समझना, दैट क्लॉज यही है ना तुम्हारा। तुम्हें अगर याद हो तो हमने एक चीज कहा था तुमसे कि जो दैट क्लॉज का मेन नाउन होता है, इसी को आप पहले कर देना, यानी कि सुमन जो है ये पहले आएगा, इट के बदले में सुमन रखिएगा, सुमन। वाज फाउंड तो यहाँ पैसिव पहले से ही दे रखा है, सुमन वाज फाउंड। अब कल वाली वीडियो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अब यहां से सुमन को तो आपने बाहर निकाल ही लिया है, अब आपको एक इन्फिनेटिव की जरूरत पड़ेगी। आप अब ध्यान से देखिए तो यहाँ वर्ब के रूप में वाज लगा है ना, अगर ये वाज लगा हुआ है, आपको भी पता है कि ये बी की फॉर्म होती है, बी के रूप में आप इज, एम, आर, वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाज को अगर हम बी मान लेंगे
तो क्या इस बी को इन्फिनिटी बना के टू बी नहीं लिखेंगे? टू बी हो गया यहाँ पे। अब लास्ट में लिखोगे क्या? ए गुड वाइफ। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पे टू बी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सिंपल ये समझिए कि यहाँ टू बी का इस्तेमाल आप तभी कर पाओगे जब इस दूसरे पार्ट में सुमन के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना आके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए। ठीक है, ये चीज आपको विस्तार से समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन एक चीज और सोचिए जरा सा, अगर हम चाहते तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते तो मामला कुछ और हो सकता था। एक एग्जांपल समझिएगा जरा सा। अब जरा देखो, अगर सुमन के बाद ये गुड वाइफ जो लिखा हुआ है, अगर इस वाइफ को हटा के हम हस्बैंड लिख दें, He found सुमन ए गुड हस्बैंड, उन्होंने पाया सुमन के लिए एक अच्छा हस्बैंड। तो अब जरा देखो, सुमन जो है हस्बैंड नहीं हो सकता, क्योंकि सुमन लड़के का नाम है, तो लड़की का नाम है, तो इसके लिए एक हस्बैंड जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये हस्बैंड जो है इस सुमन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका और इसका पहचान जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। इसीलिए अब आप चाहो तो जिस तरह से इसका पैसिव वॉइस बना रखे हो, ठीक उसी तरह से इसका पैसिव वॉइस भी अब तुम बना पाओगे। बात समझ में आ रही है ना? कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो सेंटेंसेस और लेते हैं इसी सिलसिले में। अब जरा देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। है कि इसमें आई फाउंड सुरेश ए गुड फ्रेंड, मैंने पाया सुरेश के लिए एक अच्छा दोस्त। आपको भी पता है कि जो ये गुड फ्रेंड लिखा हुआ है वो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सुरेश के लिए दोस्त मैं नहीं जो है ढूंढूंगा, क्योंकि दोस्ती ऐसी चीज होती है जिसको सुरेश अपने से करेगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब मैंने सुरेश के लिए कोई फ्रेंड नहीं ढूंढा है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पाया सुरेश को ही एक अच्छा दोस्त पाया हुआ है। ठीक है ना? इसका मतलब ये जो ए गुड फ्रेंड लिखा हुआ है ये इस सुरेश के अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सुरेश को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो है जो कि ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताने के लिए आएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, अब यहां देखो, आई फाउंड सुरेश ए गुड सर्वेंट, मैंने पाया सुरेश के लिए ए गुड सर्वेंट, एक अच्छा नौकर। हो सकता है ऐसा, यहां दो मीनिंग है, यहां आपको दो मीनिंग निकलेगा। अब देखो दो मीनिंग कौन कौन निकलेगा। आई फाउंड सुरेश, ये हो गई आपकी सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसको हर हाल में होना है। देखिए दो मीनिंग यहां क्या क्या है। मैंने पाया सुरेश के लिए एक अच्छा नौकर, ये भी हो सकता है कि मैंने जो है सुरेश के लिए एक अच्छा सा नौकर जो है ढूंढ के ला दिया, तो उस कंडीशन में ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने पाया सुरेश को ही एक अच्छा नौकर। यहां दोनों मीनिंग है। तो अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा, कि आप इसको किस रूप में ले रहे हैं। ठीक है, हम दोनों कंडीशन जो है फॉलो करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ए गुड फ्रेंड जो है ये सुरेश का ही डिस्क्रिप्शन है। हम सुरेश के लिए दूसरा फ्रेंड नहीं ढूंढ सकते, ये कॉमन लाइफ की बात है। आप किसी के लिए दोस्त थोड़े ढूंढोगे। ठीक है, आप इसी सुरेश को एक गुड फ्रेंड कह रहे हैं। तो अगर ये बात सच है यहां तक, तो इस सुरेश को आप पहले ले जाओगे कि नहीं। ठीक है, अब यहां लिखना पड़ेगा सुरेश was found। अच्छा, अब इस फाउंड के बाद तुम क्या करोगे? टू बी ए गुड फ्रेंड लिखोगे या डायरेक्ट टू ए गुड फ्रेंड लिखोगे? अब आपको लिखना पड़ेगा टू बी ए गुड फ्रेंड। टू बी ए गुड फ्रेंड लिखने की सीधी सी वजह आपको मैंने पिछले
कुछ समय में बताया हुआ है, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लो। आई फाउंड दैट क्लोज में बदल देते हैं इसको, आई फाउंड दैट सुरेश वॉज ए गुड फ्रेंड। ये एक कंडीशन हो गई। अब यहां से दैट क्लोज को आप हटाओ। अब आप चाहोगे इसको तो दो वॉइस इसके और बनेंगे। इट वॉज फाउंड आप लिखेंगे, इट वॉज फाउंड। अब दैट यहां जो लिखा हुआ है इसको पूरा लिखना पड़ेगा ना, फाउंड दैट सुरेश वॉज ए गुड फ्रेंड। एक वॉइस ये बना। अगर चाहो तो क्यों नहीं, ये पॉसिबल तो हो ही सकता है कि एक वॉइस और इसका बनाया जाए। ठीक है, देखिए एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए अगर रूल्स वगैरह ढूंढोगे, ये रूल वो रूल, ये किताब वो किताब, तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, आप सीख नहीं पाओगे कुछ। इंग्लिश पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे है। देखो सेंटेंस एक ही है लेकिन बनाया जा रहा है कितने ढंग से। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक बार, आप इंग्लिश से जो है खेलने लगोगे। ठीक है ना, प्ले बन जाएगा आपके लिए। देखो अब क्या करेंगे इसको एक ढंग से और बनाने के लिए। ये जो दैट क्लोज है इसमें से मैंने समझाया था ना आपको कि सुरेश को जो है पहले निकाला जा सकता है। आप निकाल सकते हो यहाँ पे सुरेश वाज फाउंड, तो वॉइस लिखा ही है वाज फाउंड, सुरेश वाज फाउंड। अब तुम्हें बताया था मैंने कि अब इसमें से सुरेश को तो तुम बाहर निकाल ही चुके हो। वाज जो है होती है बी की फॉर्म। अगर बी की फॉर्म है तो बी को जब इंफिनिटिव बनाओगे तो टू बी होना ही है, टू बी है ए गुड फ्रेंड आपका यहां हो जाएगा। अब देखो ए गुड फ्रेंड के पहले टू बी आया ना, वही चीज तो लिखा था मैंने, ए गुड फ्रेंड के पहले टू बी आया था। इस ढंग से जो है लॉजिकल ढंग से आप समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे टू बी क्यों है। टू बी इसलिए है क्योंकि यहां जब दैट क्लोज में बदलेंगे तो वाज आएगा। वाज को हम बी मानते हैं और बी को जब इन्फिनिटिव में बदलेंगे तो टू बी हो जाएगा। ठीक है, एक बात वहां से खत्म। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस की हकीकत क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सेंटेंस हमने लिख रखा है यहाँ पे, इसको पहले मिटा देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बहुत ज्यादा देखिएगा, आई फाउंड सुरेश ए गुड सर्वेंट। हो सकता है कि हमने सुरेश के लिए एक अच्छा सा नौकर ढूंढ के दिया हो, तो एक मीनिंग इसका ये है, देखिएगा सुरेश वाज फाउंड होगा, वाज फाउंड, ठीक है, ए गुड सर्वेंट बाई मी। इसका वॉइस तो आप इस ढंग से बना लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको भी बाहर निकाल सकते हो, जो चीज पहले बताया था मैंने, ए गुड सर्वेंट वाज फाउंड। अब बताओ, अगर इस ए गुड सर्वेंट को हमने पहले रख लिया यहाँ पे, तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुमको सुरेश, इसके पहले टू रखोगे कि फोर रखोगे? फोर। ढूंढने की बात हुई है, मैंने पाया, मैंने ढूंढा, ठीक है, तो ढूंढेंगे अगर नौकर हम किसी के लिए, तो उस व्यक्ति का सामने होना जरूरी नहीं है। किसी के लिए आप नौकर ढूंढ रहे हैं तो फॉर यहां रखना पड़ेगा और हो जाएगा क्या, सुरेश। भाई में आप चाहो तो ये आपके लिए जरूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम इसको दूसरा ऑब्जेक्ट मानेंगे तब ये स्थिति पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मान लो हम इसको दूसरा ऑब्जेक्ट माने ही ना, बल्कि हम इसको इसका कॉम्प्लीमेंट मान ले। इसका मीनिंग मान लो हम अगर ये मान लेते हैं कि मैंने पाया सुरेश को ही एक अच्छा नौकर, तो अब जब जैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट बनेगा, अब इसका वॉइस आप इस रूल के अनुसार बना पाओगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बनाने का मतलब, देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, एक सेंटेंस हम लिखते हैं दोनों को, ठीक है ना। एक बार फिर से आप कैसे पता
करोगे कि कौन सा मेथड किसमें अपनाना होगा, हम एक आसान सा तरीका जो है आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए आपको एकदम आसान सा मेथड हम समझा देते हैं कि किसमें कौन सा रूल लगेगा। पहले दोनों का मीनिंग आप समझ लो, उसके बाद ये डिसाइड कर लेना खुद से कि कौन सा मेथड किस सेंटेंस के लिए हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब जरा देखो, ही फाउंड कमल ए गुड वाइफ। तो यहाँ तो एकदम क्लियर पता चल रहा है कि कमल के लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढी गई है। ठीक है ना। अब इसका जो हिडन मीनिंग है वो है ही फाउंड ए गुड वाइफ फॉर कमल। जो ये लिखा हुआ है ही फाउंड कमल ए गुड वाइफ, उसने पाया कमल के लिए एक अच्छी पत्नी। तो अब यहाँ पे वही मीनिंग तो है, ही फाउंड ए गुड वाइफ, उसने पाया एक अच्छी पत्नी फॉर कमल, कमल के लिए। लेकिन वो मीनिंग यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ लिख दोगे ही फाउंड कमला ए गुड वाइफ, तो इसका मतलब हो जाएगा उसने पाया कमला के लिए एक अच्छी पत्नी, जो मीनिंग बकवास हो जाएगी। कमला के लिए आप गुड हस्बैंड जो है तलाश कर सकते हैं, कमला के लिए आप गुड वाइफ तलाश नहीं कर सकते। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, यहाँ कमला को ही एक गुड वाइफ कहा गया है, लेकिन यहाँ कमल को एक गुड वाइफ नहीं कहा गया। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो, इसका मीनिंग तो ये हो गया कि गुड वाइफ फॉर कमल, लेकिन इसका मीनिंग जब लिखोगे ना, इसका जो हिडन मीनिंग है, जो छिपा हुआ मीनिंग है, वो कुछ इस तरह का होगा, ही फाउंड। अब ये जो पूरा पार्ट है, इसको अब दैट क्लॉज में आपको ले जाना होगा। ठीक है, ही फाउंड दैट कमला वाज ए गुड वाइफ। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस मीनिंग को और इस मीनिंग को आप जरा सा ट्रेस करके देख लीजिए, दोनों का सेंस अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ए गुड वाइफ ढूंढी गई है, किसके लिए, कमल के लिए। लेकिन यहाँ पे दैट कमला वाज ए गुड वाइफ, कमला ही जो है एक अच्छी पत्नी थी, यहाँ कमला के लिए कोई दूसरी वाइफ नहीं ढूंढी गई है। ठीक है ना। इसलिए ये दोनों जब मीनिंग समझ में आ गया आपको, तो अब जरा एक चीज और समझ लेना, यहाँ एक बात तो तय हो गई कि कमल और वाइफ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो इस कमल को आप मान लेना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी गुड वाइफ को ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए गुड वाइफ को मान लेना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि दोनों तरीके से जब हम वॉइस बनाएंगे तो हमें कौन कौन से रास्ते अपनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन ये चीज जो है यहाँ पे लागू नहीं कर पाओगे। यहाँ इसका वॉइस बनाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। ये जो कमला है ना, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो ए गुड वाइफ है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो वॉइस बनाने का सिंपल सा जो तरीका है वो तो आप जानते ही हो कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ऑब्जेक्ट को ही हम बाहर निकाल पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को जब बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरह से होगा, कमला was found to be a good wife। एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं कि यहाँ पे जो टू बी आया हुआ है वो तभी आएगा जब बाद वाला कॉम्प्लीमेंट हो किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये टू बी जो है आप नोटिस किए होंगे, इन दोनों सेंटेंसेस में हम कभी नहीं रख सकते। ठीक है ना। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि टू बी जो है वो बी की फॉर्म होती है, और इसके बाद आने वाला जो है आपको तो कॉम्प्लीमेंट ही रखना है ना। तो इस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा जाएगा किससे, कमला से, क्योंकि कमला ही तो गुड वाइफ थी। ठीक है ना। इसीलिए ये टू बी जो है लिंकिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है ना। इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट जो है इस कमला से आप जोड़ पाओगे। ठीक है, तो इतने से एक बात तो क्लियर हो गई कि वॉइस को अगर हम रूल्स में बांध के रख देंगे तब तो ये समझ में आने से रहा। देखिए होता क्या है कि जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, जिनका वॉइस बनाने के लिए एग्जाम्स वगैरह में दे दिया जाता है, वो उनका स्टैंडर्ड जो है बहुत ही लो होता है।
सब्जेक्ट को बाहर, ऑब्जेक्ट को लास्ट में, बाई रख के वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देना बी के साथ। इससे ज्यादा क्या रखा। इस तरह से वॉइस को डील करने का मजा कुछ और ही है, ठीक है। इससे आपको होगा क्या कि नए नए प्रोस्पेक्ट मिलेंगे सीखने के लिए, इससे आपकी लर्निंग जो है इनहांस होगी, ठीक है ना। तो बात यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।